माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहे हैं। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत सारे प्रैक्टिस कराया है और क्वेश्चन बैंक से कराया है। वह 2011 से लेकर के 22 तक का A to Z क्वेश्चंस जो भी थे उसको हमने बिल्कुल जो है आपको उसका जो रीजन के साथ है उसका हमने आंसर बतलाया है, कौन सही है कौन गलत है, उसका आंसर और जो ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा, बहुत सारी बातों को हमने बतलाया है। वह काफ़ी है आप लोगों के लिए। यदि आप उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और किसी भी विषय का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि वह 50% है और येस नो में आंसर है। सब सही बनाते हैं तो ऐसी 35 नंबर उसमें आ जाएगा। प्रैक्टिकल का नंबर ऐड होगा, थ्योरी पढ़ाएंगे इसका ऐड होगा। निश्चित है कि 80% से प्लस में चला जाएगा, 90% भी जा सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। 10-15 मिनट 20 मिनट का हमने वीडियो को अपलोड किया है और बहुत अच्छे ढंग का है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। बोरिंग होने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम लाए हैं और हमने क्वेश्चन बैंक और NCERT बुक दोनों को टच किया है। जो हमको NCERT क्वेश्चन बैंक के अलावे हमको जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा है हमने NCERT से उठाया है और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, हम उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ जाए, सबके सब क्वेश्चन लड़ जाए। हम ऐसा मेरा सोच है और उसी के अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ। तो पढ़िए, इसमें भी ज़्यादा टाइम न लेंगे हम, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय कम है। इसी को पढ़ते चले जाएंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एक आध सप्ताह लगेगा या 10 दिन मुश्किल से आपको हम पूरे इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है हम आपको यहाँ कंप्लीट कर देंगे। 16 चैप्टर है, हम चैप्टर वाइज जो है आपको पढ़ा देंगे। 16 दिन लगे यही काफ़ी है, लेकिन हम प्रयास करेंगे उससे कम में भी हो जाए। तो आइए देखिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, यानी लघुत्तरीय 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने हैं? 10 का जवाब देना है आप। 16 चैप्टर में 10 का जवाब देना है। आप भी सोचिए, चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन भी आप पढ़ लेते हैं तो 16 क्वेश्चन हो जाएगा। लिखना कितना है? 10 का। तो इसके लिए निफिकिर रहिए आप। हम कहते हैं ना कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो है इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ ऐड किया है ठोस अवस्था से, जो 2022 में भी पूछा है। कौन? फ्रेंकल दोष। हमने शॉर्ट की दोष भी रखा है। दोनों में अंतर पूछेगा तो आप लिख देंगे, दोनों आप याद रहेगा। और एक उससे एक ऑब्जेक्टिव बना है जिसको हमने बतलाया। F केंद्र क्या है? यह, और यह कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड, ये आपको मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, फ्रेंकल दोष क्या है? फ्रेंकल दोष एक प्रकार के आयनिक दोष होता है। क्या होता है? आयनिक दोष होता है। और इसमें होता है क्या कि आयनिक होगा तो धन आयन होगा और क्या होगा? ऋण आयन होगा। धन आयन और ऋण आयन दोनों जो होते हैं वह आपस में बराबर रहता है। यानी धन आयन अपने वास्तविक आयन से विस्थापित होकर, धन आयन अपने वास्तविक आयन से विस्थापित होकर अंतरावकाशी स्थल पर पहुंच जाता है। अंतरावकाशी स्थल पर पहुंच जाता है तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी यह विस्थापित होता है, इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापित दोष भी कहते हैं। यह आयनिक दोष होता है जिसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसमें ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा भी है, ध्यान रखेंगे कि किस दोष में ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? फ्रेंकल दोष में नहीं पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल भी AgBr और AgCl। यह AgBr और AgCl में आप देखेंगे AgBr काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, जो आगे हम इसको क्वेश्चन के रूप में हम एक्सप्रेस भी किया है। नेक्स्ट है शॉर्टकी दोष। क्या है? यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। यह भी एक प्रकार का है, आयनिक ठोस है और रिक्तिका दोष है। रिक्तिका में
वह क्रिस्टल स्थल पर जो अवयवी कण है वह विलुप्त हो जाते हैं। अलुप्त हो जाएंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा और आयतन भी घट जाएगा, जिसका घनत्व भी घट जाता है। यही बात है। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, जो विद्युत उदासीन को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धन आयन होती है। लुप्त होने वाले धन आयन होती है। यह ठोस के घनत्व को घटाता है। क्या करता है? ठोस के घनत्व को घटाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसमें क्या होगा? ठोस के घनत्व को घटाएगा, इसमें ठोस के घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपसे एग्जाम्पल में आपको NaCl, KCl, AgBr, ATC, देखिए आपको फ्रेंकल दोष में भी AgBr है और फ्रेंकल शॉर्ट की दोष में भी है। तो यह दोनों आपका एग्जाम्पल दोनों में है, इसको याद रखने की जरूरत है। तो आपसे दोनों में अंतर पूछ दे तो ये जवाब दे सकते हैं। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसमें कोई घनत्व प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें घनत्व घट जाता है। इसका एग्जाम्पल एक दे दीजिए, किसका एग्जाम्पल? 3 गो डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एक अंतर पूछेगा तो 3 क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव में 1 हो गया, यहाँ 1-2 हो गया, 1 दोनों कॉमन में हो गया। इस तरह से सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। इस बात को थोड़ा सीरियसली पढ़िए और बेहतर कर जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने ऐसा लिखा भी है क्वेश्चन, एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो कौन होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr होगा। चलिए नेक्स्ट देखना है। F केंद्र क्या है? F केंद्र भी ठोस अवस्था से हमने लिया है। F केंद्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। इसे रंग केंद्र भी कहते हैं। आप जानिए कि F को जर्मन शब्द में फार्वेजेंटर कहते हैं और फार्वेजेंटर का मतलब होता है रंग, इसलिए इसे हम रंग केंद्र के भी नाम से जानते हैं। F केंद्र का मतलब क्या होगा? रंग होगा। लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का रंग पीला होता है, लिथियम में बैगनी होता है। इस तरह की बातें होती है। तो हमने वो सारी बातों को यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि आपको उतना याद नहीं होगा और आपको आंसर लिख के आना है, इसलिए इतना लॉजिकली मैं आपको जो इतना ज़रूरत है उसी बात को हमने यहाँ रखा है। ऐसे तो यहाँ पर डायग्राम भी दिया जा सकता था जो हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता उसका नहीं है। तो हो गया। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद या रंगहीन ठोस होता है, किंतु गर्म करने पर जिंक आयन का रंग पीला हो जाता है। क्यों? देखिए ये क्वेश्चन मॉडल सेट में रखा है कैसे कि ठंडे के दिनों में जिंक ऑक्साइड रंगहीन होता है, ठोस है, किंतु गर्मी के दिनों में वह जिंक आयन का रंग पीला हो जाता है। तो बात वही है। किताब में एनसीईआरटी में ऐसा ठंडा गर्म नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जानने करते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ठंडे के दिनों मतलब सामान्य ताप, मतलब जो ताप नॉर्मल है उससे कम, और जैसे ही आपको गर्मी के दिन आएगा यानी सामान्य ताप से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होने के कारण जिंक पर आयन आ जाता है और जिंक पर आयन आने पर वह क्या होता है? पीला रंग का होता है। देखिए यहाँ कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड यानी ZnO रंगहीन ठोस होता है, किंतु इसे गर्म किया जाता है तो जिंक आयन का रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। क्यों? तो पीला हो जाता है क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ZnO से ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। देखिए यहाँ ZnO है, यह क्या है? रंगहीन है, किंतु इसे गर्म करते हैं तो Zn2+ और पीला रंग हो जाता है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बराबर किया गया, और यहाँ O है, यहाँ O2 लिखे हैं,
तो यहाँ हाफ से गुना कर देंगे तो दो दो कट के एक ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया और एटम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पर ऐसे भी जान लीजिए कि जिंक आयन पीला रंग का नहीं होना चाहिए। जिंक आयन या जिंक वह रंगहीन होता है, यह आपको क्योंकि इसके अंतिम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरित होता है, फिर भी यह पीला रंग का हो जाता है। इसीलिए ये यूनिक क्वेश्चन है कि यह जिंक रंगहीन रहने वाला है, पदार्थ है, तत्व है, या आयन के रूप लेंगे जिंक आयन भी पीला रंगहीन होता है, लेकिन पीला क्यों होगा? इसलिए पीला होगा कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कुछ और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमने क्वेश्चन के रूप में एक्सप्रेस किए हैं, और यह है आपको ठोस के चुंबकीय गुण, वह 5 प्रकार के होता है। तो उसका एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछा था, हर साल कोई ना कोई एग्जाम्पल रहता है, तो हमने एक क्वेश्चन के रूप में भी बतला दिए हैं और यह एक टेबल में हम उसको ऐसे भी बतला दिए हैं। तो देखिए ZnCd और Hg रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होता है क्यों? तो ZnCd एवं Hg रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि इन तीनों के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरित होते हैं, अर्थात डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 गो होता है, यानी 10 गो होगा ना। तो देखिए यह कक्षक है 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D10 होने के कारण डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा होता है। जिंक 3D का है, CD कैडमियम 4D का है और Hg आपको 5D का है। आपको देखिएगा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है CD रंगहीन होता है क्यों? तो CD ही क्यों? CD Zn और Hg तीनों रंगहीन ही क्यों? यह प्रतिचुंबकीय भी होता है, यानी 3 का आपको 3 के 9 गो क्वेश्चन बन गया है। यहाँ से आप जान 3 गो रंगहीन के लिए 3 गो प्रतिचुंबकीय के लिए 6 गो हो गया, और इस पर आयन के रूप में रहेगा तो यो वह रंगहीन ही होगा। यहाँ लिख दिए रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि अंतिम डी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। प्रतिचुंबकीय क्यों होता है? क्योंकि अंतिम डी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। इसके लिए किसके लिए लागू होगा? जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपर प्लस पर यह रंगहीन प्रतिचुंबकीय ठोस होता है। याद रखेंगे, हम आपको थोड़े सा में बहुत कुछ बतला देना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इतना देखने में कोई टाइम नहीं लगेगा और इधर उधर कुछ नहीं सोचिए और पढ़ते हम इसमें भी हम जब चैप्टर वाइज उठा लिए हैं, ठोस अवस्था को आज कंप्लीट कर दिए, कल हम विलयन को करेंगे, परसों ये करेंगे, यानी 14 दिन 16 को चैप्टर है, आपको 12 से 13 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे और टोटल के टोटल तैयारी हो जाएगा। कहीं से क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। तो पढ़िए आप लोग, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो गया। आगे क्या हमने यहाँ भी लिख भी दिया है, SC3+ कई बार पूछ ले है, हम पढ़ाई भी है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। Ti4+ Zn2+ Cd2+ Hg2+ Cu1+ रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं क्यों? तो क्योंकि इन सभी आयनों के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूर्ण भरित ही पूर्ण भरित होते हैं। जो यह है सो यह है। हम एटम के रूप में बतला दिए, यहाँ आयन के रूप में बतला दिए। बात एक ही चीज है, जान लीजिए। नेक्स्ट है लौह चुंबकीय ठोस का उदाहरण पूछता है। लौह चुंबकीय जो ठोस होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण होता है, उनमें डोमेन होता है। डोमेन एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये सारी बातों को जानने की आवश्यकता नहीं, केवल एग्जाम्पल जानिए। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड, यही एनसीईआरटी में लिखा है और यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को हमने यहाँ उतार के रख दिया है। नेक्स्ट है अणुचुंबकीय ठोस का उदाहरण लिखें। तो अणुचुंबकीय ठोस का उदाहरण है O2H2 Fe2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस U2 etc। देखिए यहाँ पर यह पूछ ले है, और ऑक्सीजन के ग्रुप में सल्फर H2 के रूप में भी रखा जाता है। ये दोनों है Fe2 प्लस हरा रंग का होता है, Fe3 प्लस जो होते हैं आपको पीला रंग का होता है, क्रोमियम है ना। तो अणुचुंबकीय तो यह रंगीन होगा, क्या होगा? रंगीन होगा। यह नीला रंग का होता है, हमने कहीं लिखा भी, यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से जानेंगे।
नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय चुंबकीय ठोस का उदाहरण लिखे। प्रतिचुंबकीय ठोस का उदाहरण लिखे। प्रतिचुंबकीय ठोस का उदाहरण लिखिए। प्रतिचुंबकीय ठोस का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ देखिए प्रतिचुंबकीय ठोस का उदाहरण में वही है, या रंगहीन जो यहाँ लिख दिए हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम 4+, वनाडियम 5+ है, जिंक 2+, Cd2+, Ag2+, Zn, Cd, Hg सब के सब रंगहीन है, जो वहाँ है वहाँ यहाँ लिख दिया है ना। और इस साथ साथ यह क्या होता है, क्यों होता है, तो इसके कक्षा कैरेक्टर पूर्ण भरित होते हैं। और क्या होता है, तो प्रतिचुंबकीय के साथ साथ यह रंगहीन भी होता है। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस का नाम लिखिए। एक ही एनसीईआरटी में लिखा है, एक ही आप जानिए, और ये पूछेगा तो यही पूछेगा, एक बार पूछे हुए भी है। फेरी चुंबकीय ठोस का उदाहरण लिखे। तो यहाँ पर उदाहरण लिखे, तो यह भी पूछ ले। Fe3O4 22 में पूछे हुए हैं, ZnFe2O4 भी होगा, MgFe2O4 होगा। आयरन फेराइट या मैग्नेटाइट, जिंक फेराइट और मैग्नीशियम फेराइट, यही है। हम इसको इसलिए एक बार और लिख दिए टेबल में कि याद कर जाइए, बहुत जरूरी का चीज है, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अनुचुंबकीय ठोस क्या होगा, रंगीन होगा, कौन है, यही है। और रंगीन होगा और प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय ठोस क्या है, रंगहीन होता है। NaCl एनसीईआरटी में है। Fe6H6Hc H2O भी है, क्या है, H2O। लौह चुंबकीय ठोस प्रबल आकर्षण होता है, FeNiCO इतना है। फेरी चुंबकीय यही अभी बतलाया है, मैग्नीशियम आयरन फेराइट, जिंक फेराइट, मैग्नीशियम फेराइट, लौह चुंबकीय। तो यह आपको एक चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए, आप इसको जरूर पढ़िए, दम अच्छा रिजल्ट आएगा, सब के सब लड़ जाएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। इसमें और कुछ बचा ही नहीं कि आपको हम ज्यादा पढ़ाएं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक बात और हम कह देते हैं कि यह जो टेबल जो बतलाए हैं, यह एक बहुत बड़ा चीज है, यह सजीवन बूटी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खजाना यहाँ है, और ये रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। देखिए SC यानी साधारण घनीय, BCC काय केंद्रित घनीय, FCC फलक केंद्रित घनीय, छोड़ दिए घनीय हम, आप जानिएगा। HCP षटकोणीय बंद संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड CCP, तीनों का मतलब एक ही है। तो परमाणु की बात करेंगे तो SC में कै गो परमाणु, एगो। BCC में कितने परमाणु, 2। FCC में कितने परमाणु, 3। तो यह ध्यान रखेंगे, साधारण घनीय में 1 परमाणु, काय केंद्रित घनीय में 2 परमाणु, फलक केंद्रित घनीय में 4, या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में 4, या CCP में 4। परमाणु त्रिज्या की मैं बात करूंगा। परमाणु त्रिज्या जो होते हैं A/2 होता है, किसमें, SC के लिए। BCC के लिए कितना होता है, √3/4a। यह 2 बार क्वेश्चन पूछा इस फॉर्मूला पर, लिथियम क्रिस्टल के लिए 2020 में पूछा है और 2011 में पूछा है, और लिथियम का है, इसलिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। और इसमें है A/2√2। A क्या है, किनारों की लंबाई है, एक किनारों की लंबाई, या परमाणु त्रिज्या R होते हैं, है ना। उप सहसंयोजी संख्या SC में कै गो संख्या या समन्वय संख्या, 6 गो। BCC में कितने होंगे, 8 गो। और FCC में कितने होंगे, 12 गो। HCP में कितने होंगे, 12 गो। CCP में कितने होंगे, 12 गो। इस बार का सेंटअप में पूछे हुए क्वेश्चन है, और 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वो रहेगा जरूर। पैकिंग संकुलन, बंद संकुलन या पैकिंग संकुलन, है ना, क्षमता जो होते हैं SC के लिए 52.2% या 3 या 4 रहेगा, अप्रोक्सीमेट 52 रहेगा तो काम चलेगा। यहाँ पर BCC में कितने प्रतिशत, 68%। FCC में कितने प्रतिशत, 74। सब प्रूफ करके लाया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वही जानिए आप। इसका रिक्त संकुलन, आपको जब बंद है 52 तो खाली कितना होगा, 100 में से 52 घटा देंगे, 47.8 हो जाएगा।
100 में से 68 घटा देंगे कितना होगा, 32 हो जाएगा। और 100 में से 74 घटा देंगे कितना होगा, 26 होगा। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस तरह से आपको 1 2 3 6 9 12 और 3 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक चैप्टर हम आज कंप्लीट कर दिए हैं। कल मैं विलयन को समाप्त करूंगा, परसों विद्युत रसायन का समाप्त करूंगा। इस तरह से आपका बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। मैं विशेष क्या कहूँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाएगा। आप पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए। एक बात और मैं कहूँगा कि मेरा जो चैनल पर एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस पढ़ा रहे हैं, मेरा एक ही प्रयास है कि हर घर शिक्षा अभियान इसको दूर दूर तक ले जाना है। यह आप लोगों के माध्यम से ही होगा, इसलिए इसको बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए और हर घर के विद्यार्थी जो है इससे लाभ उठाए और शिक्षा का दीपक जलाए। तो इस तरह से आप लोगों का प्रयास होनी चाहिए। मैं तो अप टू डेट है ही मतलब रेगुलर निरंतर मैं दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, और इसका आप लोग फायदा उठाइए और इस चैनल को दूर दूर तक भगाइए। हम इतना ही कहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर को पढ़ाएंगे।